तो दोस्तों रियल मैड्रिड के पहले मैच को देखकर मुझे एक चीज तो पता थी कि भाई लोग ओवर रिएक्ट तो करेंगे। पर सच बताऊं, जब दूसरी टीम पूरे 11 बंदे बॉक्स में बिठा देगी तो तुम गोल करोगे भी कैसे। मतलब एक टीम की मेंटालिटी थी कि भाई सिर्फ डिफेंड करना है। पूरी लो ब्लॉक में उन्होंने बंदे खड़े करके रखे, तो अटैक करना या चांसेस क्रिएट करना ऑलरेडी डिफिकल्ट हो चुका था। मतलब तुम मैच के स्टैट्स भी देखो तो 71% की पोजीशन थी, 1.6 का एक्सजी था। तो मतलब बॉल तो थी रियल मैड्रिड के पास, बस वो लैग कर रहे थे क्रिएटिविटी में, एंड जो भी अटैक्स बने वो उतने ज्यादा डेंजरस नहीं थे। और विनीशियस जूनियर का केस, ऑनेस्टली मैं उस पर ज्यादा हार्श नहीं होना चाहता क्योंकि आई लव हिम सीरियसली, बट भाई लास्ट सीजन के एंड से इवन प्री सीजन में क्लब वर्ल्ड कप में बंदा नीचे ही जाता वो दिख रहा है भाई। कॉन्फिडेंस जीरो, ड्रिबलिंग उतनी शार्प नहीं, शॉट्स मारता है तो पता नहीं कहां चौके छक्के मारता है, फिर भी बंदा डिमांड कर रहा है हायर वेजेस की। अरे भाई इतनी हाइप है ही क्यों अगर बंदा डिलीवरी नहीं कर रहा है। एंड सीरियसली मुझे नहीं पता व्हाट्स रॉन्ग विद हिम, बट अभी टाइम आ गया कुछ टफ डिसीजंस लेने का ज़ाबी अलोंसो के लिए। दूसरी तरफ रोड्रिगो का सीन भी काफी कंफ्यूजिंग सा हो गया। मतलब पहले मैनचेस्टर सिटी के साथ लिंक था, अभी सुनने में आ रहा है कि अगर साविनियो स्पर्स गया तो रोड्रिगो के लिए सिटी जाएगी। साविनियो के लिए 80 मिलियन मांग रही है भाई मैनचेस्टर सिटी, तो इस हिसाब से तो भाई रोड्रिगो के लिए हमें 200 मिलियन मांगना चाहिए। एक और क्लब जो लिंक था वो था आर्सेनल, बट आर्सेनल पैनिक मोड में चली है। ऑलरेडी उन्होंने एज ए साइन कर ली क्रिस्टल पैलेस से, तो मतलब क्रिस्टल पैलेस ने ट्रॉफीज जीती है, वो ट्रॉफीज भी नहीं जीत पाएगा आर्सेनल जाके। पर पिछले मैच में भाई रोड्रिगो के एक्सप्रेशन देख के मेरा दिल तो बहुत टूटा। मतलब हमारा सुपर सब, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर इन द रियल मैड्रिड टीम, एक यंगस्टर जिसने हमें कितने चैंपियंस लीग नाइट्स में जिताया है, हमारे सपने पूरे किए हैं, उस बंदे को हम बेंच कर रहे हैं ताकि हम विनी को खिला सके। आई सीरियसली विश कि भाई तुम रोड्रिगो को खिला दो यार लेफ्ट विंग पे। मतलब विनी से अहेड वो डिजर्व करता है स्टार्ट करना। एक तरफ हमने दुनिया का बेस्ट प्लेयर साइन किया हुआ है किलियन एम्बापे, और दूसरी तरफ स्क्वाड का जो अटैक है वो अभी भी अनबैलेंस्ड ही लग रहा है। ओसासुना के अगेंस्ट एम्बापे ने काफी अच्छा खेला, नो डाउट अबाउट दैट, बट वो यार एक स्ट्राइकर नहीं है। उसका असली रोल और असली स्किल जो निकल कर आती है वो एज अ लेफ्ट विंगर ही निकल कर आती है। और ऑनेस्टली अगर विनीसियस जूनियर अपनी 2024 वाली फॉर्म में होता तो कॉम्प्रोमाइज करना बनता भी था। एम्बापे को बार बार सेंटर में खिला के हम उसका टैलेंट वेस्ट कर रहे हैं। मतलब ओसासुना वाले मैच में भी हमने देखा कि बंदा बार बार लेफ्ट साइड को ड्रिफ्ट कर रहा है। तो मतलब इस तरह से तो टीम अनबैलेंस ही रहेगी। पिछले सीजन वाली मिस्टेक्स हम फिर से दोहरा रहे हैं, और इस सीजन भी अगर ऐसा ही चला रहा तो काफी मुश्किलें आएंगी आने वाले टाइम में। एक प्रॉपर नंबर 9 चाहिए जो सेंटर को ऑक्यूपाई करे। क्लब वर्ल्ड कप में हमने ट्राई किया था गोंजालो गार्सिया को, और भाई उसका पोजिशनल प्ले बहुत अच्छा है। मतलब पोजिशनिंग तो छोड़ो, वो जो हेडर्स मारता है या फिर प्रेस करता है, ही इज अ परफेक्ट नंबर 9। बेंजेमा और राउल से तुमने कंपेयर किए तो एटलीस्ट अब उसे ट्राई भी तो करो। आई नो तुमने रजिस्टर कर लिया है उसे फर्स्ट टीम में, और अभी तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन में मिल गया शायद 30 मिलियन में तुमने उसे उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया। तो इट्स हाई टाइम कि तुम उसे प्रॉपर स्ट्राइकर खिलाना स्टार्ट कर दो भाई। दूसरी तरफ तुमने राइट विंग पे खिलाया था ब्राहिम डियाज को, बट भाई आई नो ब्राहिम डियाज टैलेंटेड है, बट मेरे हिसाब से वो इंपैक्ट तभी डालता है जब वो ऑफ द बेंच आए, मच लाइक अ सुपर सब। और एक चीज मुझे क्लियर हुई कि आर्दा गुलर इज लर्निंग रियली क्विक। उसे और ज्यादा मिनट्स दो और वो और अच्छा डिलीवर करेगा, एंड बहुत सारी ट्रॉफी जितवा सकता है रियल मैड्रिड के लिए। ही कैन बी द वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड इस सीजन, अगर वो अच्छी तरह एक जेलअप स्क्वाड में खेलता रहा तो। फिर क्रूज टाइप मिडफील्डर अभी भी मिसिंग है। डीन हाउसन ट्राई कर रहा है डिस्ट्रीब्यूट करने का एंड क्रिएट करने का, बट उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। उसका डेब्यू था और अभी स्क्वाड भी एक दूसरे के साथ पहली बार खेल रही है, तो थोड़ा टाइम दो इन सभी यंग प्लेयर्स को। जूड बेलिंगम अभी इंजर्ड है एंड शोल्डर सर्जरी के बाद शायद अक्टूबर तक वापस आएगा, लेकिन इस स्क्वाड को देखकर अभी भी लग रहा है कि मैड्रिड की टीम अनबैलेंस्ड है और ला लीगा या चैंपियंस लीग जीतने के लिए अभी तो रेडी नहीं है। पिछला गेम भी भाई पेनल्टी से डिसाइड हुआ। अगर वो पेनल्टी नहीं मिलती तो मुझे तो लगता है भाई कि एक गोल करना भी मुश्किल कर दिया था ओसासुना ने हमें। ये विनीशियस और एम्बापे की पार्टनरशिप है, ये वर्क नहीं कर रही लाइक लास्ट सीजन। इस सीजन भी मुझे नहीं लग रहा कि ये वर्क करेगा, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि रियल मैड्रिड मैनेजमेंट और फैंस कब तक इग्नोर करते रहेंगे इस चीज को। मेरे हिसाब से हमें ट्राई करना चाहिए एम्बापे, गोंजालो एंड रोड्रिगो के फ्रंट थ्री के साथ। आई मीन तुम विनीशियस को बेंच करो यार और थोड़ा लेट लेकर आओ। ऐसा करोगे तो उसमें भी थोड़ा हंगर आएगा प्रूव करने का। और वर्स्ट केस क्या ही हो जाएगा, मतलब ऑलरेडी गंदा खेल रहा है, अगर लेट लाओगे तो थोड़ा एटलीस्ट मोटिवेशन तो मिलेगी कि मुझे टीम के प्लेइंग 11 में खुद को लेकर आना है वापस। 2 साल पहले बंदा ट्रिवेला पासेस परफेक्टली डिलीवर करता था, अभी तो यार एक पास नॉर्मल वाला भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा। कंप्लेसेंसी क्लियरली दिख रही है, और तुम यार नए मैनेजर के साथ पॉइंट्स ड्रॉप करना अफोर्ड नहीं कर सकते सिर्फ एक प्लेयर का ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। इसमें से बहुत सारे पॉजिटिव्स भी है कि भाई एम्बापे अपनी फ्लेयर में वापस आ चुका है। मैच में हमने काफी क्रेजी स्किल्स एंड ड्रिबल्स देखे। दूसरी तरफ डीन हाउसन भी अगेन प्रॉमिसिंग लग रहा है, अच्छा कंट्रोल कर रहा है बैक लाइन से, मच लाइक टोनी क्रूस। अभी वहां तक पहुंचने के लिए टाइम लगेगा, पर थोड़ा थोड़ा हमें टोनी क्रूस वाली झलकियां दिख रही हैं। एक तरफ आर्दा गुलर है जो मतलब वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर, मैं उसे अभी से कंसीडर कर रहा हूं ला लीगा में।
बस अभी जूड बेलिंगम की इंजरी है वो वापस आ जाए तो मिडफील्ड हमारा और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और फाइनली भाई एक लंबे टाइम के बाद मुझे रियल मैड्रिड का डिफेंस इतना सॉलिड लगा, मतलब एक स्टेबिलिटी दिखी मुझे डिफेंस में। मतलब मैं ये सोच रहा था कि अच्छा डिफेंडिंग ऐसे भी कर सकती है रियल मैड्रिड, जो कि एंचेलोटी वाले एरा में बहुत कम देखने को मिलती थी। अभी थोड़ी शेकीनेस कम लग रही है एंड एक स्ट्रक्चर डिफेंस दिख रहा है हमें रियल मैड्रिड का। बाकी इस मैच में हमें काउंटर अटैक थोड़े कम देखने को मिले क्योंकि लो ब्लॉक वाली टीम है, पूरी डिफेंडिंग वाली मेंटालिटी के पास आई थी और जो भी अटैक्स बन रहे थे वो थोड़ा प्रिडिक्टेबल से लग रहे थे, कुछ क्रिएटिविटी लैकिंग थी, तो इसलिए हम गोल स्कोर करना इतना मुश्किल था हमारे लिए। और अब बात करते हैं ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड की। ट्रेंट की परफॉर्मेंस तुम सबको भी बहुत एवरेज लगी होगी, बट मैं बताऊं उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मतलब ट्रेंट का मेन वेपन है उसके लॉफ्टेड बॉल्स और विप्ड फर्स्ट टाइम क्रॉसेस, लेकिन वो क्रॉसेस डालेगा किसे भाई? बॉक्स के अंदर तुम्हें मिलेंगे विनीशियस और एम्बापे, और दोनों को भाई हेडर मारना नहीं आता। दोनों प्रेफर करते हैं कि बॉक्स के बाहर से बॉल लें और फिर अंदर जाए, तो ट्रेंट का वो सब कुछ करना कुछ फायदा रहता नहीं उसका मेरे हिसाब से। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि गोंजालो गार्सिया शुड बी अ प्रॉपर नंबर 9 इन दिस टीम। अगर ट्रेंट वहां से क्रॉसेस डाल रहा है, दूसरी तरफ से करेरा क्रॉसेस डाल रहा है, तो कोई हेडर मारने वाला बंदा अंदर चाहिए। आई नो वाल्वर्डे और आर्डा गुलर को वो एक पुश करके खिला रहा है ज़ाबी अलोंसो, बट अगर एक काउंटर आ रहा है तुम्हारे पास या एक परफेक्ट बिल्डअप वाला अटैक बना है, तो तुम्हें एक नंबर 9 चाहिए जो मतलब क्रॉसेस को फिनिश कर सके हेडर मार के। तो मेरी समरी इस स्क्वाड को लेकर ये है कि भाई डिफेंस फाइनली मजबूत होता हुआ दिख रहा है। जूड बेलिंगम जब वापस आएगा तो मिडफील्ड और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। करेरास और डीन हाउसन काफी ब्राइट लग रहे हैं फ्यूचर में मुझे रियल मैड्रिड के लिए, लेकिन विनीशियस जूनियर और एम्बापे की जो कोऑर्डिनेशन है वो अभी भी सिंक में नहीं है। अगर सीरियसली ट्रॉफी जीतनी है इस सीजन तो भाई टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, वरना फिर से लास्ट सीजन वाली मिस्टेक्स हम रिपीट करते रहेंगे। तुम बताओ अपने ओपिनियन रिलेटेड टू दिस न्यू स्क्वाड, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब जरूर करना भाई मेरे चैनल को। गुड बाय।